हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। डियर, हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे किसकी? लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे कंप्रेशन मेंबर की। तो डियर, कंप्रेशन मेंबर में हमने देखा था कि किस तरीके का हमारा कंप्रेशन मेंबर होता है, हमारे स्ट्रक्चर में क्यों यूज किया जाता है एंड इसकी डिजाइन कैसे होती है। तो हमने इसके बारे में डिटेल डिस्कशन कर लिया था। अब हमको क्या करना था इसकी कि इसके स्ट्रेंथ निकालनी। तो स्ट्रेंथ निकालने के लिए डियर हमको दो चीज की जरूरत होती है। फर्स्ट वन हमें चाहिए होता है एरिया, एंड उस एरिया में जब लोडिंग लग रही है तो उस लोडिंग को वियर कराने के लिए इजी रूप से, सेफली रूप से क्या चाहिए हमको? उसकी स्ट्रेस चाहिए, मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस चाहिए। तो क्या चाहिए डियर हमको? स्ट्रेस फाइंड करने के लिए, हमको स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेसेस चाहिए। किसके चाहिए? मेंबर की चाहिए। एंड हमको जितने एरिया में हमारा लोड लग रहा है और जो एरिया किसको पास कर रही है, जो एरिया लोडिंग को वियर कर रही है, वो एरिया हमको चाहिए होगा। तो क्या डियर, हमको इतनी चीजें चाहिए होंगी स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए। तो यहीं से हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप क्लास के लिंक को अपने फ्रेंड्स ग्रुप, सिविल फ्रेंड्स जहां भी हैं आपके, आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी भी वेरियस टाइप के आपके जो भी सोशल मीडियाज हो उनके थ्रू आप उन्हें शेयर कर दीजिए। एंड जब आपने शेयर कर दिया तो लगे हाथ लाइक भी कर दीजिए। एंड जो हमारे नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो हमारे सेशन को क्या करें? लाइक कर दे एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन दबा ले, जिससे कि उनको प्रॉपर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे और वो क्लास के अकॉर्डिंग अपडेट रहे। तो ओके डियर, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल अच्छे तरीके से रेडी हो जाइए एकदम। आज हम डिजाइन स्टेप देखेंगे, किस तरीके से कंप्रेशन मेंबर की डिजाइन की जाती है। बिल्कुल अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से 100% हमको क्लास में ही क्लियर हो जाएगा डियर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल हम लोग साथ मिलके क्या स्टार्ट करना है डियर? हमने क्या बोला था डियर कि आज की क्लास में हम स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस करेंगे। स्ट्रेंथ हमको कैसे मिलती है किसी भी मेंबर की स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए, जिस मैक्सिमम लोडिंग के लिए वो डिजाइन की गई होती है। जिस मैक्सिमम लोडिंग के लिए हमारा मेंबर डिजाइन किया गया होता है, उसके लिए हमें जो उस लोडिंग आ रही है उस लोडिंग को वियर कराने के लिए क्या है, जो उसमें मेंबर के थ्रू, मेंबर के अंदर से स्ट्रेस जनरेट हो रही है उसको देखेंगे। वो स्ट्रेस किस एरिया से जनरेट हो रही है वो एरिया देखेंगे, तब तो हमारी स्ट्रेंथ फाइंड होगी। जब स्ट्रेंथ फाइंड हो जाएगी हमारी तो हम क्या करेंगे? डिजाइन कर देंगे। तो आइए डियर हम यहां देखते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम का हम देख रहे हैं डियर। तो कॉलम के बारे में हम देखेंगे यार। समटाइम इसको एक और चीज हम बोल सकते हैं। समटाइम क्या बोलते हैं डियर? यहाँ पे हम इसको समटाइम हम बोलते हैं लोड कैरिंग कैपेसिटी। क्या डियर? लोड कैरिंग कैपेसिटी। तो इसको हम समटाइम लोड कैरिंग कैपेसिटी भी बोलते हैं। कैपेसिटी, ये किसकी कैपेसिटी है डियर? ये कॉलम की कैपेसिटी है। तो ऑफ कॉलम। ओके डियर, तो ये हमने देखा कि किसी भी मेंबर के स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए हमको इस चीज की होती है। तो क्या हमने बताया था डियर आपको? दो चीज हमने आपको डियर बताया था कि एक हमको चाहिए होगी एरिया और सेकेंड वन चाहिए होगा हमको स्ट्रेस। कौन सी स्ट्रेस डियर? डिजाइन स्ट्रेस, जो कि लोडिंग को वियर करा रहा है, वही चीज चाहिए हमको। तो आइए यहाँ इसको पीसी से दिखाते हैं। हम पीसी से दिखाते हैं। पीसी इक्वल टू क्या हुआ हमारा? एजी, मतलब ग्रॉस एरिया हमने लिया। ग्रॉस एरिया क्यों लिया यहाँ पे डियर? अभी हम डिस्कस करेंगे ग्रॉस एरिया के बारे में। तो हमने एजी लिया, एजी मल्टीप्लाई F3D। F3D क्या है डियर? यहाँ पे F3D आपका ये है कि आपका डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्या है डियर? डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस। और एजी क्या है आपका? ग्रॉस एरिया। तो यहाँ पे डियर हमने देखा ग्रॉस एरिया के लिए यहाँ पे हमने एक ऐसे कुछ बनाया, यहाँ पे एक मेंबर बनाया। यहाँ पे जब मेंबर बनाया डियर यहाँ पे, तो हमने देखा कि यहाँ पे हमने होल कर दिया। जब डियर हमने होल कर दिया यहाँ पे, तो इस तरीके से हमने क्या किया? कंप्रेशन फोर्स लगाना शुरू किया। इधर से भी कंप्रेशन फोर्स और अपोजिट साइड से भी कंप्रेशन फोर्स लगाना शुरू किया। तो क्या होता है कि ऐसे इसमें कंप्रेस लगा रहे हैं, कंप्रेशन फोर्स लगा रहे हैं। ये स्टील की प्लेट है इसमें, और यहाँ पे क्या किया हमने कि हमने रिवेट लगा दिया। जब डियर हमने रिवेट लगा दिया तो ये क्या हुआ? पूरा
पूरा एरिया की तरह वर्क करने लगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इस तरीके से हम कंप्रेस कर रहे हैं, इस तरीके से जब हम कंप्रेस कर रहे हैं तो फोर्थ प्लेट के जहाँ होल, जहाँ आपका वीकनेस पॉइंट होता है, वीकेस्ट पॉइंट होता है, वहां पे जल्दी ये दिखाता है अपना फेल्योरिंग की तरफ, वहां पे जल्दी फेल्योर होने के लिए दिखाता है। तो ज्यादा से ज्यादा वहां पे स्ट्रेस जनरेट होता है। तो वहां पे क्या करते हैं डियर यहाँ पे कि ये इस टाइप से स्ट्रेस कहाँ पे, जो डायाफोल है, तो जब प्लेट की डाया पे लगेगा, जब प्लेट के होल पे लगेगा ये स्ट्रेस, प्लेट के होल पे, तो प्लेट की होल कहाँ पे लगाएगी, ये रिविट होल, रिविट पे, जो रिविट हमने लगाया है रिविट पे स्ट्रेस लगाएगी। तो क्या होगा कि ये कंप्रेस होगा। तो ये रिविट जो है क्या होगा कि इसके साथ ही लगा रहेगा। और सम टाइम अगर टेंशन में क्यों, तो यहाँ पे क्या लेंगे हम कि इससे हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो हम लेंगे यहाँ पे एजी, एजी लेंगे। अगर यहीं पे सम टाइम डियर हमने बताया आपको कि हमने एक मेंबर लिया, अब इस मेंबर में हमने यहाँ रिविट डायाफोल कर दिया, अब डायाफोल में हमने यहाँ रिविट लगा दिया। जब डियर हमने यहाँ रिविट लगा दिया तो देखा कि यहाँ से हमने क्या किया कि टेंशन फोर्स लगाया, अपोजिट साइड से डियर हमने क्या किया, टेंशन फोर्स लगाया, ना कि कंप्रेशन फोर्स। टेंशन फोर्स हमने लगाया इधर से। जब टेंशन फोर्स डियर लगाएंगे हम, तो हमने देखा डियर यहाँ पे कि टेंशन फोर्स इस तरीके से प्लेट पे लगाया, देखा कि जो प्लेट होता है हमारा प्लेट की तरफ से, वो इधर साइड से क्या हो रहा है, प्लेट के होल पे जब फोर्स लग रही है तो किधर साइड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये प्लेट के होल से ये अपर साइड में डिस्ट्रीब्यूट होने लग रही है, अपर साइड में जा रही है। और क्या हो रहा है कि ये प्लेट का जो होल है, प्लेट का होल जो है ऐसे ये बढ़ने लग रहा है। जब बढ़ जाएगा प्लेट होल तो क्या करेगा, रिविट यहाँ से निकल जाएगा। तो किसकी फेल्योरिंग हो जाएगी डियर, रिविट की फेल्योरिंग होगी। तो रिविट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम नेट एरिया लेते हैं, कि नेट एरिया लेंगे, वहां पे पूरा ग्रॉस एरिया नहीं लेंगे हम, वहां पे नेट एरिया लेंगे। तो यहाँ से आपको यहाँ ए नेट लेंगे। तो जब डियर हमने देखा कि हमने जब टेंशन मेंबर पढ़ रहे थे तो वहां ए नेट हम ले रहे थे, लेकिन अब कंप्रेशन मेंबर पे हमको ग्रॉस एरिया लेना है। कंप्रेशन मेंबर में कौन सी एरिया लेनी है डियर, हमको ग्रॉस एरिया लेनी है। तो यहाँ पे एक नोट पॉइंट करके आप लिखिए, यहाँ पे नोट, नोट, नोट में डियर क्या लिखिए, यहाँ पे, यहाँ लिखिए आप, यहाँ नो डिडक्शन, नो डिडक्शन, किसकी नो डिडक्शन करेंगे हम यहाँ पे, नो डिडक्शन इन एरिया, इन एरिया, एरिया फॉर रिविट, रिविट एंड बोल्ट, रिविट एंड बोल्ट होल्स। क्या डियर, रिविट एंड बोल्ट होल्स। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि कोई एरिया डिडक्ट नहीं करेंगे, किसके लिए, रिविट एंड बोल्ट के होल्स के लिए कोई एरिया हम डिडक्ट नहीं करेंगे। ओके डियर। तो यहां से हमने देखा कि हमको स्ट्रेंथ मिल गया किसकी, ये पीसी जो है आपका क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम। तो ये चीजें हमको मिल गई। एजी क्या है हमारा, ग्रॉस एरिया, ग्रॉस एरिया हमने यहां से लिया, हमने कोई प्लेट लिया, प्लेट पे कंप्रेशन फोर्स लगाया दोनों तरफ से, तो ये प्लेट क्या हुई, कंप्रेस होने लगी, स्ट्रेस जनरेट हुआ है यहाँ से। तो इस पे रिविट पे कोई असर नहीं पड़ता है, रिविट वैसे कि वैसे ही रहता है। तो क्या होता है, यहाँ पे ग्रॉस एरिया लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती उससे, वो एक प्लेट की तरह वर्क करने लगता है। अब ऐसे ही हमने देखा कि अगर टेंशन मेंबर रहेगा तो प्लेट इधर खींचने लगेगी, और जब प्लेट खींचेगी तो क्या होगा डियर कि प्लेट का जो डाया होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। जब इंक्रीज कर जाएगा तो रिविट का डाया जो है वो डिक्रीज करेगा। जब रिविट का डाया डियर डिक्रीज करेगा तो रिविट बाहर निकल जाएगी, नीचे गिर जाएगी। तो किसकी फेल्योरिंग होगी डियर, रिविट की फेल्योरिंग होगी। तो इसमें हम ए नेट लेते हैं, क्या लेते हैं डियर, ए नेट लेते हैं। तो यहाँ जब टेंशन मेंबर की बात करेंगे तो नेट एरिया की बात करेंगे, अगर कंप्रेशन मेंबर की बात करेंगे क्योंकि फोर्स कंप्रेस वाला लग रहा है तो वहां पे किस एरिया की बात करेंगे, ग्रॉस एरिया की बात करेंगे। ग्रॉस एरिया यहाँ पे हमने नोट में लिखवाया कि आपको नो डिडक्शन इन एरिया फॉर रिविट एंड बोल्ट होल्स, रिविट एंड बोल्ट होल्स, कि रिविट का होल हो या फिर बोल्ट का होल हो, किसी के लिए हम एरिया डिडक्ट नहीं करेंगे। ओके डियर। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। अब जब स्ट्रेंथ फाइंड हो गया हमारा तो हम डिजाइन स्टेप देखते हैं कि किस किस तरीके से हमको डिजाइन स्टेप, जैसे कि हमको पता रहता है रोड मैप एक पता होता है कि इस तरीके से हमको जाना है, इतने टाइम लगेंगे हमको पहुंचने में और करीब इतने टाइम लगेंगे और इतने किलोमीटर है। जब हमको रोड मैप पता हो जाता है चलने का तो सफर बहुत अच्छा कटता है। तो डियर
चलिए हम अपना रोड मैप के थ्रू एक डिजाइन स्टेप हम स्टार्ट करते हैं किसकी, कंप्रेशन मेंबर की। जो हमारी है कॉलम, कंप्रेशन मेंबर में आता है स्ट्रट आता है, तो हम कॉलम के डिजाइन करेंगे डियर। कैसे डिजाइन करेंगे हम, डिजाइन स्टेप के थ्रू हम यहाँ देखेंगे और बिल्कुल एकदम बेस से चलेंगे अपर लेवल तक, कोई भी डाउट आपको नहीं बचेगा। और यही डिजाइन स्टेप से आपको पूरे कंप्रेशन मेंबर को एकदम क्या बोलते हैं कि शॉर्ट टाइम में समराइज कर देंगे हम आपको यहाँ पे। तो यहाँ देखिए डियर, डिजाइन स्टेप यहाँ लगाइए आप, डिजाइन स्टेप, डिजाइन स्टेप। तो इसके लिए डियर डिजाइन स्टेप के लिए हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ की, हम फर्स्ट डिजाइन स्टेप देखते हैं कि फर्स्ट डिजाइन स्टेप हमारा क्या होता है। तो फर्स्ट डिजाइन स्टेप फर्स्ट, यहाँ डियर स्टेप फर्स्ट में हमने देखा कि क्या होता है। तो आइए देखते हैं कि स्टेप फर्स्ट में क्या होता है। तो स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले हम क्या करेंगे डियर, एज्यूम लेमडा। तो क्या यहाँ लिखते जाइए, एज्यूम लेमडा। लेमडा जो क्या होता है आपका स्लेंडरनेस रेशियो होता है, और इसका फॉर्मूला कैसे निकलता है, एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम। तो ये हो गया लेमडा। लेमडा की वैल्यू जो होगी हम कैसे एज्यूम करेंगे लेमडा को, तो लेमडा की वैल्यू एज्यूम करने के लिए हम क्या करेंगे कि 1 to 180। क्यों मैंने 180 लिया डियर यहाँ पे, क्यों मैंने 120 नहीं, क्यों नहीं मैंने 250 लिया, क्यों मैंने 300 नहीं लिया। तो डियर हमने आपको लिखवाया है नोट पॉइंट में कि अगर आपकी डेड लोड, ओनली डेड लोड एंड लाइव लोड के लिए जो मैक्सिमम लेमडा की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो 180 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और वहीं अगर विंड लोड एंड अर्थक्वेक लोड है तो लेमडा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए डियर, 250 होनी चाहिए। 250 से कम नहीं होनी चाहिए या 250 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके डियर। अब जब हमने बताया था कि कंप्रेसिव फ्लैंज ऑफ बीम था, तो उसमें क्या किए थे डियर हम, उसमें हमने ये कहा कि ये 300 लेना चाहिए, 300 से कम या 300 से ज्यादा, 300 से कम हो जाए, 300 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये चीज है यहाँ। अब सेकेंड स्टेप देखते हैं डियर। यहाँ पे सेकेंड स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेयर हमने क्रॉस कर ली एंड सेकेंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, सेकेंड स्टेयर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने देखा कि फाइंड आउट सिग्मा एसी की वैल्यू, क्या लिखिए आप भी साथ साथ, फाइंड आउट सिग्मा एसी। सिग्मा एसी क्या होता है आपका, मतलब क्या होता है, ये कंप्रेसिव अलाउएबल स्ट्रेस या मैक्सिमम कंप्रेसिव अलाउएबल स्ट्रेस, ये होता है। जिसको नहीं पता हो वो लिख ले, बाकी हम बार बार आपको बोल बोल के लिखवाए हुए हैं। मैक्सिमम परमिसिबल कंप्रेसिव अलाउएबल स्ट्रेस, ये भी लिख सकता है या ये भी लिख सकता है कि मैक्सिमम परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या मैक्सिमम अलाउएबल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव अलाउएबल स्ट्रेस। ओके डियर, तो ये चीजें लिख सकते हो आप। अब ये कहाँ आएगा, फ्रॉम स्टील टेबल, या फिर इसको फाइंड करने के लिए कैसे आप करोगे, यहाँ पे फ्रॉम स्टील टेबल से ले लोगे इसे, या फिर कैसे करोगे इसको, ये आपका अलाउएबल है तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आप नोट करके लिख लो कि सिग्मा एसी इक्वल टू कितना आएगा, 0.6 FY, और FY की वैल्यू डियर यहाँ से 250 रखते हैं। जनरल केस में 250 रखते हैं जब आपको थिकनेस ऑफ मेंबर नहीं दिया गया हो, और 250 की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है डियर, थिकनेस ऑफ मेंबर पे, थिकनेस ऑफ मेंबर पे डिपेंड करती है। जब थिकनेस ऑफ मेंबर मतलब कि कितनी मोटी आपकी जो आप मेंबर प्रोवाइड कर रहे हो वो उसकी थिकनेस कितनी है। तो हमने देखा वहां पे कि अगर थिकनेस आपका जो आपके मेंबर की थिकनेस है वो 20 mm से कम की थिकनेस है तो FY यील्ड स्ट्रेस होता है, इसकी वैल्यू कितनी लेंगे, 250। अगर यही वैल्यू इंक्रीज होती है, कितना हो जाती है, 20 से 40 mm के बीच में, 20 से 40 mm के बीच में जब थिकनेस वेरी करती है तो वहां पे हमारे जो यील्ड स्ट्रेस होती है FY, उसकी वैल्यू कितनी होती है डियर, 240 मेगापास्कल। एंड वही जब होता है कि 40 mm से इंक्रीज कर जाता है, मैक्सिमम हो जाता है थिकनेस की वैल्यू, तो हमारी यील्ड स्ट्रेस FY जो आती है 230 मेगापास्कल और न्यूटन पर mm स्क्वायर, दोनों यूनिट सेम है। ओके डियर, तो यहाँ पे ये चीजें आपने देख ली। अब यहाँ पे क्या करेंगे, थर्ड स्टेप देखा हमने डियर, थर्ड स्टेप क्या है, तो थर्ड स्टेप की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे। थर्ड स्टेप में यहाँ देखा कि कैलकुलेट क्या डियर,
कैलकुलेट रिक्वायर्ड एरिया, क्या डियर, रिक्वायर्ड एरिया, ओके डियर। यहाँ कैलकुलेट करेंगे रिक्वायर्ड एरिया, तो किस तरीके से डियर हम कैलकुलेट करेंगे रिक्वायर्ड एरिया, तो आइए यहाँ देखते हैं हम कि किस तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे हम। तो यहाँ डियर हमने देखा कि पीसी जो है हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर या इक्वल किससे, पी अप्लाइड से, मतलब जो अप्लाइड फोर्स हो रही है। तो यहाँ लिखिए पी अप्लाइड, ओके डियर। तो ये चीजें होनी चाहिए ऐसे, इस फॉर्मेट में होनी चाहिए। मतलब पीसी जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, आप कॉलम जो आपके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो आपका बड़ा होना चाहिए या फिर इसके बराबर होना। पी अप्लाइड जो कि आपकी अप्लाइड की गई है लोडिंग, कैसे ये होगा आपका, ऐसे होगा ये कि अगर कोई मेंबर है उसकी स्ट्रेंथ जो होनी चाहिए, जो कंप्रेशन मेंबर की स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए जो ऊपर से लोडिंग आ रही है, ज्यादा होनी चाहिए जो ऊपर से लोडिंग आ रही है। कैसे, अगर आपकी कैपेसिटी है 40 किलो न्यूटन या 40 किलो वेट ढोने का, 40 किलो वेट अपने सिर पे लेने का, अगर हमने क्या किया कि आपकी स्ट्रेंथ 40 किलो की है, हमने कितना रख दिया, 45 रख दिया, 50 रख दिया, तो आप ढो पाओगे, उसको नहीं ले पाओगे, कैरी नहीं कर पाओगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि आपकी स्ट्रेंथ अगर 40 की है तो हम पे आप पे लोड कितनी रखनी होगी, लोड जो रखनी होगी वो 39 से पहले ही रखनी, 35, 30, 25 इस तरीके से रखनी होगी, इस तरीके से रखनी होगी, तभी जाके आप इजिली उसको कैरी कर पाओगे। ओके डियर, तो यहाँ आपको अच्छे से समझ में आया ये। अब पीसी क्या था डियर, यहाँ पे पीसी कैसे निकला था, तो एजी इंटू एफसीडी, एजी इंटू एफसीडी ये रखा हमने, और यहाँ क्या आ गया डियर आपका पी अप्लाइड, क्या आ गया डियर, पी अप्लाइड। तो जब पी अप्लाइड आ गया यहाँ पे, तो एफसीडी किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ ये रिक्वायर्ड, अगर एजी यहाँ से निकालेंगे डियर तो किस टाइप से आपका आएगा यहाँ पे, तो एजी जो हो गया आपका, एजी इक्वल टू क्या आएगा डियर, यहाँ पे एजी इक्वल टू आएगा आपका पी अप्लाइड अपन में क्या आ गया, एफसीडी, क्या आ गया डियर, एफसीडी आ गया। तो अब ये जो एफसीडी जो आ गया यहाँ पे, एफसीडी किस पे डिपेंड करेगा डियर, एफसीडी जो है या क्या डिपेंड करेगा, ये एफसीडी की वैल्यू जो है हमारी किस पे डिपेंड करेगी, यहाँ पे ये एफसीडी नो कांस्टेंट है, क्या है, नो कांस्टेंट डिपेंड ऑन लेमडा, क्या है डियर, नो कांस्टेंट डिपेंड ऑन लेमडा, ये लेमडा पे डिपेंड करेगा डियर, किस पे डिपेंड करेगा डियर, लेमडा पे डिपेंड करेगा। तो यहां से हम जगह बनाते हुए यहाँ आते हैं और यहां से हम देखते हैं कि जब ये लेमडा पे डिपेंड करेगा तो लेमडा का फॉर्मूला क्या होता है डियर, एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम, क्या होता है डियर, एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम। जब एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम हो गया तो ये किस पर डिपेंड करने लगेगा, आर मिनिमम पे। आर मिनिमम क्या होता है, लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, तो अब इस पे डिपेंड करेगा। अब लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है, लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन आपका होता है अंडर रूट में मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिस एक्सिस पे आपका मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसी के अकॉर्डिंग बकल करता है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा कॉलम बकल करता है। तो हमको बकल से ही तो रोकना है, बकल से ही तो रोकना है ना, हमको अपने कॉलम को स्ट्रेट रखना है, ऐसे बेंडिंग बकलिंग नहीं करने देना है हमें। तो उसी के लिए हम डिजाइन कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम उसी एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, उसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तो आइए यहाँ पे देखते हैं डियर हम कि जो हमारा ये है डिपेंड ऑन लेमडा, लेमडा कहाँ गया डियर, यहाँ पे आ गया लेमडा हमारा, इधर दिख रहा है आपको। लेमडा इक्वल टू क्या होता है, लेमडा पे डिपेंड करेगा, और लेमडा इक्वल टू क्या होता है, एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम, आर मिनिमम। अब आर मिनिमम किस पे डिपेंड करेगा डियर, आर मिनिमम आई मिनिमम अपॉन में एजी, मतलब ग्रॉस एरिया ले रहे हैं यहाँ पे, तो एजी पे डिपेंड करेगा, ग्रॉस एरिया पे डिपेंड करेगा। जब ये ग्रॉस एरिया पे डिपेंड करेगा तो ग्रॉस एरिया डियर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ग्रॉस एरिया एजी इक्वल टू क्या है हमारा यहाँ पे, एजी इक्वल टू पी अप्लाइड और क्या है डियर, एफसीडी। तो कुल मिला जुला के यहाँ पे किस पे आके अटक गए हम जहां चले थे वहीं पे फिर से आके हमारी दुविधा वहीं पे आ गई।
हमारी दुविधा वहीं पे आ गई, एफसीडी पे ही आ गई। तो आप देखोगे बुक वगैरह में जो भी दिया गया है एफसीडी को एज्यूम कर लेते हैं। जब एफसीडी को एज्यूम कर लेंगे तो कैलकुलेट एफसीडी आती है, लेकिन डियर ऐसे आपको समझ में नहीं आता है बुक में। तो हमने एक इजी ट्रिक निकाला है अपने तरीके से कि किस तरीके से हम उसके पास पहुंच जाएंगे, किसके पास, कैलकुलेट एफसीडी या फिर रिक्वायर्ड एफसीडी, या फिर आपका क्या है, आपका जो मतलब कि रियली में आ रहा है, रियलिस्टिक में क्या आ रहा है आपका एफसीडी। तो चलिए हम अपने तरीके से इसको बताते हैं। ये तो तरीका बुक का है, बुक का तरीका बहुत ही ज्यादा एकदम प्रॉब्लम वाला है, आपको नहीं समझ में आता है, बुक का ही पढ़ना रहता है तो यहाँ थोड़ी आते, तो कुछ तो डिफरेंट बताना होगा ना आपको डियर। तो हमने अपना ट्रिक बनाया है, क्या हमने अपना ट्रिक ये बनाया डियर यहाँ पे कि हम क्या करते हैं कि हम एफसीडी की वैल्यू नहीं करते हैं, नहीं यूज करते हैं। हम क्या करेंगे यहाँ पे, हमने क्या किया यहाँ पे कि जो लेमडा है, लेमडा की वैल्यू को हमने क्या किया कि लेमडा जो होगी हमारी वो 180 के बराबर होगी या 180 से कम, इतना हमको ले लेना है। तो मतलब 180 से कम कम में लेमडा हमको लेना है, या 180 भी ले सकते हैं, 120, 80, 120, 150, 135, 130, कुछ भी लेमडा की वैल्यू ले लिए। तो हमने क्या किया कि सरल वैल्यू में मानने के लिए 100 ले लिया। तो हमने क्या किया डियर यहाँ पे लेमडा इक्वल टू 100, लेमडा इक्वल टू 100, ये क्या किया डियर हमने यहाँ से, हमने एज्यूम कर लिया। क्या किया डियर, एज्यूम कर लिया। जब हमने एज्यूम कर लिया लेमडा की वैल्यू, तो लेमडा जब क्या है, एल इफेक्टिव अपन आर मिनिमम, आर मिनिमम आपने देखा है कि हमने ये बता दिया आपको, आर मिनिमम क्या है, आई मिनिमम अपन एजी ग्रॉस एरिया। तो लेमडा की वैल्यू जब हमने 100 एज्यूम कर लिया, तो आपकी जो एफसीडी की वैल्यू है, एफसीडी की वैल्यू कैसे आ रही थी, रैंकाइन फॉर्मूला एक हमने बताया था, कौन सा रैंकाइन फॉर्मूला बताया था, ये बताया था फॉर्मूला कौन सा, एफसीसी अपॉन एफसीसी के पावर n प्लस एफवाई के पावर n, और क्या बताया था डियर हमने, पूरे के पावर 1/n, ये बताया था। मल्टीप्लाई में क्या बोला था, 0.6 fy, ये बोला था। अब इसकी जो टोटल वैल्यू थी कितनी थी डियर यहाँ पे, ये 5 थी, ये 5 थी। तो अब ये एफसीसी की वैल्यू कहां से आएगी आपको, एफसीसी इक्वल टू क्या था, पाई स्क्वायर ई अपॉन लेमडा का स्क्वायर, यही वैल्यू थी ना आपकी। अब यहाँ देखो कि ये जो पाई है ये कांस्टेंट है, पाई क्या है डियर, कांस्टेंट है, 22/7 3.14। अब ई की वैल्यू क्या है आपकी, ई की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर या मेगा पास्कल, कुछ भी, ठीक है। अब डिपेंड किस पे कर रहा है, लेमडा पे, लेमडा की वैल्यू हमने 100 रख दिया, तो एफसीसी की वैल्यू निकल गई। जब एफसीसी की वैल्यू यहाँ डियर निकली, तो हमने एफसीसी की वैल्यू यहाँ रख दिया और हमने यहाँ रख दिया। अब एन की वैल्यू के लिए डियर हमने यहाँ बताया था कि एन इक्वल टू 1.4, ये स्टैंडर्ड है, स्टील टेबल से लिए गए हैं, एम्पिरिकल वैल्यू है, अनुभव के आधार पर लिया गया है, हमारे इंजीनियर लोग लिए हैं इसको, हमारा काम बढ़ा के चले गए हैं। तो हमने देखा डियर यहाँ पे कि हमको n की वैल्यू भी मिल गई, fy की वैल्यू मैंने बताया, यहाँ से fy की वैल्यू कितनी, 250 लेनी है जब हमको कोई थिकनेस मेंबर की थिकनेस गिवन नहीं है। तो 250 मेगापास्कल हम यहाँ से वैल्यू ले लेंगे। जब 250 मेगापास्कल वैल्यू डियर हमने यहाँ से ले लिया, तो हमने क्या देखा डियर यहाँ पे, हमने ये देखा कि ये वैल्यू आ गई हमारी पूरी किसकी, एफसीडी की। तो एफसीडी के लिए हमने क्या बोला था डियर, एफसीडी मिनिमम, एफसीडी मिनिमम। तो मिनिमम किसके में डियर, फर्स्ट हमने लिखा था 0.6 fy, इसमें हो, या फिर सेकेंड हमने लिखा था ये, तो इसमें से एफसीडी की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। तो एफसीडी की वैल्यू अब आपको यहाँ पर डाल देनी है, तो क्या आएगी एफसीडी की वैल्यू डियर यहाँ से, एफसीडी एफसीडी जब एफसीडी आ गई डियर, तो जो अप्लाइड लोड, जितने लोड पे आपको डिजाइन करनी है, और डिवाइड बाय में क्या है एफसीडी, तो अब मसला खत्म हुआ है, यहाँ पे एजी की वैल्यू फाइंड हो गई। अब यही जब एजी की वैल्यू हमें फाइंड हो गई, तो हमको क्या करना है डियर, एजी की वैल्यू फाइंड हो गई तो जाना कहाँ है, सिलेक्शन ऑफ सेक्शन फ्रॉम स्टील टेबल,
स्टील टेबल। और ये क्या आया है डियर, ये ए रिक्वायर्ड आया है आपका, क्या आया है डियर, ए रिक्वायर्ड आया है वैल्यू। तो आप यहाँ पे लिखिए कि जो आपका ए आया है वो क्या आया है, एजी रिक्वायर्ड है, एजी रिक्वायर्ड आया है। अब एजी रिक्वायर्ड आपसे क्या होना चाहिए, ग्रेटर या इक्वल ए के। तो ए जो आप ले रहे हो, कौन सा ए ले रहे हो, ये स्टील टेबल से। जब स्टील टेबल से आप लेने गए डियर, तो वहां पे आपने देखा कि मोर देन वन सेक्शन, क्या देखा डियर, यहाँ पे आपने ये देखा कि मोर देन वन सेक्शन। तो यहाँ पे आप लिखिए कि मोर देन वन सेक्शन। तो स्टील टेबल से देखा डियर हमने, तो ढेर सारे सेक्शन हमको दिखे, जैसे कि आपको A1 दिखा एंड A2 दिखा एंड A3 दिखा। तो ये 3 टाइप के सेक्शंस हमको दिखे यहाँ पे, A1, A2, A3। अब जब A1, A2, A3 दिखा डियर, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो है हमको क्या करना है डियर, यहाँ पे हमको क्या करना है कि सेक्शन सिलेक्शन विथ मैक्सिमम आर मिनिमम। अब ये पल्ले नहीं पड़ा होगा डियर आपको। अब यहाँ पे बिल्कुल देखिए अच्छे से हमने क्या किया डियर, हम शुरू से बता रहे हैं आपको, शुरू से बता रहे हैं, शुरू से ध्यान देते जाइए, फिर इसके आगे हम बढ़ा देंगे। हमने क्या किया डियर, डिजाइन स्टेप के लिए पहले क्या किया, एज्यूम लेमडा किया। एज्यूम लेमडा मतलब कि 1 to 180, मतलब 1 से 180 के बीच में, मतलब कुछ भी हो सकती है वैल्यू उसकी, 20, 50, मतलब कुछ भी, ठीक है। यहाँ से अब स्टेप 2 में गए, फाइंड आउट सिग्मा एसी। सिग्मा एसी की वैल्यू के लिए स्टील टेबल से ले लेंगे, या फिर अगर हमको स्टील टेबल से लेने का मन नहीं है हमारा, तो हम क्या करेंगे, सिग्मा एसी की वैल्यू 0.6 FY, इससे भी हम ले सकते हैं, कोई नो डाउट। यहाँ से लिया, फिर हमने थर्ड स्टेप देखा, कैलकुलेट रिक्वायर्ड एरिया। कैलकुलेट रिक्वायर्ड एरिया के लिए डियर हमने क्या किया कि जो हमारा फोर्स है कंप्रेसिव कॉलम के लिए, वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए या फिर ग्रेटर होना चाहिए, किससे, अप्लाइड लोड से। अब यहाँ से मैंने क्या किया कि एजी की वैल्यू निकाल दी। अब एफ3डी देखा, एफ3डी की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो एफ3डी जो है कि ये कांस्टेंट नहीं होता है, पे अप्लाइड लोड तो आपको दिया गया होगा ना बेटा, कि इस अप्लाइड लोड के लिए आपको निकालना है ग्रॉस एरिया। तो आपने क्या किया कि ये कोई कांस्टेंट नहीं है, ये डिपेंड किस पे करता है, लेमडा पे। तो जब डियर लेमडा पे डिपेंड करता है, तो लेमडा का फॉर्मूला ना L इफेक्टिव अपॉन R मिनिमम, ये रहा। अब R मिनिमम क्या, R मिनिमम किस पे डिपेंड किया, I मिनिमम अपॉन AG पे। तो AG घुमा के हम वहीं पे आ गए, यहाँ पे FCD की वैल्यू कैसे फाइंड करें, तो FCD के लिए डियर हमने क्या किया कि हमारे बुक में FCD की वैल्यू डायरेक्ट लेमडा के अकॉर्डिंग एज्यूम कर लेते हैं, लोड के अकॉर्डिंग FCD की वैल्यू हम एज्यूम कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, वो तरीका मतलब बेकार तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक में है, तो डियर ये कह सकते हैं कि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है, उसमें बहुत ज्यादा स्टेप आए हैं आपके, और काम का चीज आपके लिए नहीं है, क्योंकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं डियर, टू द पॉइंट पढ़ रहे हैं। किसके लिए, हम अपने गोल के लिए, जो हमारा एग्जाम क्वालिफाई करना है, बस। हमको PhD नहीं है, हमको साइंटिस्ट नहीं बनना है, साइंटिस्ट इंजीनियर, ओके। तो हमको ये सब नहीं करना, हमको केवल अपना एग्जाम क्लियर करना है, उसके लिए हमको शॉर्टकट अपनाना होगा। तो हमने क्या किया डियर, मेरा ये बनाया हुआ है कि हमने लेमडा एज्यूम कर लिया। लेमडा जो हमने किया कि 180 के अंदर ही होना चाहिए, इससे मैक्सिमम नहीं होना चाहिए लेमडा। तो हमने क्या किया डियर, हमने कहा कि क्या किया यहाँ कि लेमडा की वैल्यू 100, एक्यूरेट वैल्यू हमने ले लिया कुछ। अब जब 100 लिया, तो हमने क्या किया कि ये फॉर्मूला हमने पिछली क्लास में आपको बता रखा था। अब यहां से मैंने क्या किया कि FCD मिनिमम लेना चाहिए, किससे, 0.6 FY, ये आपका रैकाइन मर्चेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से जो आ गई आपकी वैल्यू, FCD ले लिया। FCD की वैल्यू जब आ गई आपका, तो पूरा मसला ही खत्म। यहाँ AG अप्लाइड लोड दे दिया, FCD की वैल्यू रखे, AG आ गया। जब AG आ गया, तो ये AG कौन सा है, ग्रॉस एरिया, रिक्वायर्ड है आपका, क्या है डियर, रिक्वायर्ड है आपका। जब रिक्वायर्ड है, तो हमने क्या किया कि इस वैल्यू को लेके स्टील टेबल में गए। जब स्टील टेबल में गए डियर, तो वहां हमने देखा कि हमको क्या चाहिए, हमको 3-4 ऐसे सेक्शन मिल गए। हमको 3-4 जब सेक्शन मिल गए, तो हमने क्या कहा कि हमारे पास मोर देन वन सेक्शन,
एक से ज्यादा सेक्शन नहीं लेंगे, एक सेक्शन की जरूरत है हमें। ढेर सारे एक से ज्यादा सेक्शन है, उसमें से हमको 1 लेनी है। तो हमने A1 A2 A3 ऐसे करके ढेर सारे एरिया दिए, उसमें से हमको सुटेबल एरिया एक लेनी है अपने लोड के अकॉर्डिंग। तो हमने क्या किया डियर, जैसे इसका हमने बोला कि सिलेक्शन सेक्शन विथ मैक्सिमम आर मिनिमम, तो इसके लिए डियर की जैसे हमने बोला, आपको एग्जांपल दे दूं यहाँ पे, हमने बोला कि एक कोई कंपनी ए है, एक कोई कंपनी बी है, एक कोई कंपनी सी है। अब इस ये कहा कि हम मिनिमम सैलरी आपको 50K देंगे, और इसने कहा कि हम मिनिमम सैलरी आपको 60K देंगे, और सी कंपनी बोला कि हम 70K देंगे, 70,000 देंगे, 70,000 सैलरी देंगे। ये 50,000 बोला या 60,000, 70,000। तो आप किसको लोगे डियर? कंपनी का नाम ए है, कंपनी का नाम बी है, कंपनी का नाम सी है। तो आपने कहा कि हम तो भाई सी कंपनी की तरफ जाएंगे, 70,000 सैलरी लेंगे हम महीने के, ऐसा आपने बोला ना। तो वही चीज है कि ये इसने क्या कहा कि हम मिनिमम इतना देंगे, कम से कम इतना देंगे। सी कंपनी ने बोला कि मिनिमम कम से कम हम इतना देंगे। तो हमने क्या किया कि हमारी तरफ से जो मैक्सिमम था, 50,000 कम है, 60,000 कम है, 70,000 मैक्सिमम है। तो वही ये मैक्सिमम ये है, वही मैक्सिमम ये है। और जो कंपनी ने कहा कि हम 70,000 मिनिमम दे रहे हैं, इससे ज्यादा भी दे सकते हैं, तो वो क्या हुआ? आर मिनिमम। क्या हुआ डियर? आर मिनिमम हुआ। जब यहां से हमने आर मिनिमम की वैल्यू ले ली, तो हमारा कैलकुलेट लेमडा आ गया। यहां से लेमडा कैलकुलेट, लेमडा कैलकुलेट एल इफेक्टिव आपने इंड कंडीशन पे होगा, जैसा हमने सेक्शन सेलेक्ट किया होगा उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे क्या आ गया हमारा? आर मिनिमम। आर मिनिमम की वैल्यू हमने यहाँ टेबल से ले ली, कैलकुलेट लेमडा आ गया। जब कैलकुलेट लेमडा आ गया तो क्या आ गया आपका? एफसीडी। एफसीडी आ गया आपका। कैसे एफसीडी आ गया? ये एफसीडी आपका कौन सा आ गया? ये आपका रियलिस्टिक एफसीडी आ गया। जब ये एफसीडी आ गया तो हमने क्या किया स्ट्रेंथ के लिए? पीसी इक्वल टू क्या होता था? एजी इंटू एफसीडी। एफसीडी घूम घुमा के आ गए वहीं पे डियर। और ये क्या होना चाहिए? ये क्या होना चाहिए आपका? ये अगर आपका पीसी ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल पी अप्लाइड सी, पी अप्लाइड सी, अप्लाइड सी। जब इससे इक्वल होना होगा, ग्रेटर होगा, तब हमारी डिजाइन क्या होगी डियर? शेप होगी। तब शेप होगी, शेप होगी तो हम कह देंगे ये ओके डिजाइन है, ये ओके डिजाइन है, इसमें कोई छेड़खानी या कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्ट डिजाइन है। तो हमने क्या किया डियर? एक हमने कंप्रेशन मेंबर की डिजाइन कर दी, कंप्रेशन मेंबर की डिजाइन कर दिया डियर। आई होप आपको डिजाइन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इससे क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ देता है, और यहाँ से आपको किसकी इसमें से मिनिमम क्या लिया जाता है। अब ये सब तो देख ही रहे हो, एफसीडी की वैल्यू कैसे फाइंड कर। एफसीडी किस पर डिपेंड करता है? लेमडा पे। लेमडा किस पे डिपेंड करता है? आर मिनिमम पे। यहाँ से इतने क्वेश्चन बैठते हैं, और यहाँ पे आपको ये होता है कि इसमें जो आपका ए रिक्वायर्ड आया हुआ है वो कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? तो ज्यादा होना चाहिए। क्या? ए रिक्वायर्ड से ए की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ से सब क्वेश्चन पूछे गए हैं डियर। ओके डियर, चलिए आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बिल्कुल हम आगे आने वाले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे, और नेक्स्ट डिस्कशन के साथ एंड नए चैप्टर के साथ आपसे इंट्रोड्यूस होते हैं, मिलते हैं अच्छी तरीके से, और एकदम धुआं करेंगे साथ में मिलकर डियर। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। ध्यान ही केवल मत रखिए, पढ़ाई भी करते रहिए डियर। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू क्लास, लव यू ऑल, बाय बाय।